वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वाइवल फैमिली, जो 2016 में रिलीज हुई। यह कहानी हमें बताती है कि 3 साल इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से एक फैमिली को कैसे सर्वाइव करना पड़ता है और कैसे उन्हें फैमिली वैल्यूज का एहसास होता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो को। सुजुकी नाम की एक फैमिली टोक्यो में रहती थी। इस फैमिली में 4 लोग थे। सब एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन घर के मुखिया योशियुकी सुजुकी अपने बेटे केंजी के साथ टीवी देखना एंजॉय कर रहे थे और बेटी यूई अपने फोन के साथ बिजी थी। बेसिकली यह फैमिली अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। वो एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते। दूसरी सुबह देर होने की वजह से योशियुकी हड़बड़ा कर उठता है क्योंकि अलार्म नहीं बजा था। फिर वो अपनी पत्नी मित्सुई को इसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चल नहीं रहे हैं। यूई को भी रियलाइज होता है कि टीवी और एसी भी काम नहीं कर रहा है। योशियुकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है पर फोन भी बंद होता है। उसके बाद पिता और बच्चे अपने अपने काम के लिए निकलते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि सारे लोग लिफ्ट के लिए खड़े हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लिफ्ट भी वर्क नहीं कर रही थी। इसीलिए सारे लोग सीढ़ियां उतरकर अपने काम के लिए निकलते हैं। योशियुकी ऑलरेडी लेट हो चुका था। वो दौड़ते दौड़ते स्टेशन जाता है पर वहाँ भी काफी रश होता है। पावर सप्लाई ना होने की वजह से ट्रेन से जाना भी मुश्किल होता है। फिर योशियुकी की तरह बाकी लोग भी पैदल या कोई गाड़ी पकड़कर जाने की कोशिश करते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सबको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वहीं से केंजी अपने स्कूल जा रहा था और वो लोगों की यह हालत देखकर काफी हैरान होता है, पर उसके पास साइकिल होने की वजह से उसे दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर में योशियुकी ऑफिस पहुंचता है पर वहां भी गड़बड़ होती है क्योंकि ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर खुल नहीं रहा था, वो भी इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से। लोगों को टाइम के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। फिर 2 वर्कर्स मिलकर कांच तोड़ते हैं और सभी अंदर जाते हैं, पर फिर उन्हें समझ आता है कि कंप्यूटर्स बंद है। दूसरी ओर मित्सुई कुछ सामान लेकर बाहर आती है और अपने आसपास की सहेलियों से बात करती है। फिर उसकी सहेलियां दुकान जाती है कैंडल्स खरीदने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी यह पता नहीं था। मित्सुई पहले सोचती है कि रात तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पर फिर वो भी चली जाती है। दुकान में काफी क्राउड होता है। सब लोग ग्रोसरीज खरीदते हैं। तभी वहाँ कैशियर बताती है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता, सबको कैश देनी पड़ेगी। सब एटीएम से पैसे निकालने के लिए भागते हैं पर एटीएम मशीन काम नहीं करती। ऑफिस में सब यही सोचते हैं कि यह कोई नॉर्मल इशू नहीं है। तभी उनका बॉस उस दिन के लिए छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे थे। फिर योशियुकी घर जाते वक्त साइकिल की दुकान में जाता है पर इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से साइकिल की कीमत बढ़ाई जाती है। उस रात सुजुकी फैमिली कैंडल लगाकर डिनर करती है। केंजी वॉशरूम जाता है पर वहाँ फ्लश नहीं हो रहा था और सारे टैप्स भी काम नहीं कर रहे थे। यूई को यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर यूई और केंजी अपने कमरे में जाते हैं पर काफी बोर्ड होते हैं क्योंकि उनका फोन और इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। सारी फैमिली बालकनी में इकट्ठा होकर सितारों को देखती है और काफी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करती है। अब 3 दिन हो चुके थे पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं था। सुजुकी फैमिली का काफी बुरा हाल था। सिंक में प्लेट्स पड़े थे क्योंकि पानी नहीं था। कपड़ों की बुरी हालत थी। दूसरी ओर योशियुकी के ऑफिस में भी परेशानी का माहौल होता है। उनका बॉस उन्हें कहता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तुम सब ऑफिस मत आना। यह सुनकर योशियुकी काफी परेशान होता है और अपने सीनियर से कहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तब सीनियर कहता है कि अभी तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो। योशियुकी ऑफिस से निकलता है और देखता है कि उसका सीनियर फैमिली को लेकर देश छोड़ रहा है। योशियुकी भी वही करना चाहता था पर वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मित्सुई पानी लाने के लिए टैंक की ओर भागती है जहां पर पहले से ही काफी क्राउड था, पर वहां उन्हें पानी नहीं मिलता। फिर योशियुकी पैसे विथड्रॉ करने के लिए जाता है पर वहां भी लोग एक दूसरे को धक्का देकर वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी न होने का यह 7वां दिन था। सारे ग्रोसरी शॉप्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, स्कूल्स बंद किए गए थे। एक एक करके सारे लोग अपनी फैमिली के साथ दूसरे देश जाने की तैयारियां करते हैं। फिर सुजुकी फैमिली भी यही फैसला करती है। दूसरी सुबह सुजुकी फैमिली अपने बैग्स पैक करके वहां से निकलती है। एयरपोर्ट तक जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं। एक साइकिल बच्चे चलाते हैं और दूसरी योशियुकी। बीच रास्ते में वो पानी की बॉटल्स खरीदने का सोचते हैं पर सेलर ज्यादा दाम में बॉटल्स बेच रहे थे। फिर मित्सुई वहां रुककर बार्गेनिंग करती हैं।
आगे थोड़ा रुककर वो कुछ खाते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सारी फैमिली मित्सुई के गांव कागोशिमा जा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें काफी भीड़ दिखाई देती है। एयरपोर्ट पर लोग ऑफिसर से कंप्लेन करते हैं, पर ऑफिसर बताता है कि पावर सप्लाई न होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। फिर सारी फैमिली होटल चली जाती है। उनकी कंडीशन का फायदा लेकर उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। फिर वहां ठहरकर सब लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हमें टोक्यो चले जाना चाहिए। तभी योशियुकी कहता है कि वहां पर हमें खाना और पानी नहीं मिलेगा, तो हम साइकिल से कागोशिमा जाएंगे। दूसरे दिन केंजी और यूई बुक स्टोर जाकर मैप खरीदते हैं ताकि उन्हें कागोशिमा पहुंचने में दिक्कत ना हो। दूसरी ओर योशियुकी और मित्सुई शराब की बोतल्स बेचकर एक साइकिल और कुछ खाना खरीदते हैं। वहां से निकलने के बाद थोड़ी देर में सब लोग हाईवे पहुंचते हैं। वहां उनके साथ बाकी ट्रैवलर्स भी होते हैं। शाम में एक जगह रुककर सब रेस्ट करते हैं। उनके साथ बैठा हुआ कपल उनसे पानी की बोतल मांगता है, पर यह फैमिली उन्हें कहती है कि हमारे पास लास्ट बोतल बची है, जबकि उनके पास कई सारे बोतल्स होते हैं। अगले दिन सुजुकी फैमिली आगे की जर्नी के लिए निकलती है। वो एक टनल के पास रुकते हैं। वहाँ की एक बूढ़ी औरत उन्हें टनल से निकलने के लिए मदद करती है। 16वां दिन शुरू होता है और तब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। यह फैमिली एक नदी किनारे रुकती है। वहाँ पर उनके पास सिर्फ एक ही लास्ट बोतल बची थी। पानी खत्म होने की वजह से योशियुकी नदी का पानी पी लेता है। आगे सिचुएशन खराब होती है। तूफान और भारी बारिश की वजह से इन सब की हालत खराब होती है। साइकिल के टायर डिस्ट्रॉय होते हैं, खाना और कपड़े खराब होते हैं और यह लोग तूफान से बचने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। तूफान शांत होने के बाद केंजी और यूई एक ग्रोसरी शॉप सामान खरीदने जाते हैं, पर सारा सामान बिक चुका था। केंजी साइकिल का टायर ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं होता। उन्हें वहाँ पर बैटरी वाटर मिलता है जो वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूई बिल्लियों का खाना खरीदती है जो उसे डिस्गस्टिंग लगता है। केंजी फोन कवर से टायर बदलता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए सब एक हफ्ते के लिए उसी खाने से काम चलाते हैं। अब शुरू होता है 22वां दिन। एक रास्ते पहुंचने के बाद एक औरत आकर मित्सुई को एक वीट देती है। तभी वहां एक आदमी उनकी फोटो खींचता है और इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद उन्हें फोटो सेंड करने का प्रॉमिस करता है। फिर सब वहां से निकलते हैं। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद वो एक एक्वेरियम पहुंचते हैं और यह 43वां दिन था। वहां पर सब लोग एक लाइन में खड़े होकर फिश पकड़कर खा रहे थे। फिर यह सब भी लाइन में खड़े होते हैं, पर उनका नंबर आने तक फिश खत्म होता है। योशियुकी काफी रिक्वेस्ट करता है, पर उन्हें खाना नहीं मिलता। खाना न होने की वजह से योशियुकी इतना थक जाता है कि वो कीड़े मकोड़े खाता है। फिर उसे एक पिग दिखाई देता है। उसकी फैमिली खुश होती है क्योंकि उन्हें खाना मिलने वाला था। तभी वहाँ पर टनाका नाम का आदमी आता है और उस पिग के टुकड़े करता है। अपने घर ले जाकर फैमिली को खाना खिलाता है। सब लोग वहाँ पर रेस्ट करते हैं और अगले दिन आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुँचते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो पुराने मैप को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें नदी को पार करना था, इसीलिए वो लकड़ियों का एक राफ्ट यानी तराफा बनाकर सर्वाइव करते हैं। मित्सुई और यूई नदी के दूसरे किनारे पहुंचते हैं, पर अभी केंजी और योशियुकी साइकिल लाने के लिए वापस जाते हैं। वापस आते वक्त काफी तेज बारिश होती है, जिसमें सर्वाइव करना योशियुकी के लिए काफी मुश्किल होता है। केंजी अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ विग मिलता है। वो अपनी माँ को विग दिखाता है और सब रोने लगते हैं क्योंकि योशियुकी मर चुका है, ऐसा उन्हें लगता है। आगे वो पैदल चलते हैं। उनके पास टनाका ने दिया हुआ खाना होता है। वो रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, तभी कुछ कुत्ते आकर मित्सुई को काटते हैं। केंजी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, पर कुत्तों ने मित्सुई के पैर को पूरी तरह से घायल किया था। फिर अचानक से वहाँ एक ट्रेन आती है और सब ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर मित्सुई के पैरों पर दवाई लगाई जाती है और उन्हें पीने के लिए पानी भी मिलता है। उसी वक्त योशियुकी नदी किनारे पड़ा होता है। जब उसकी नींद खुलती है, वो एक ट्रक की मदद लेता है। ट्रेन देखकर वो स्मोक टॉर्च की मदद से अटेंशन पाने की कोशिश करता है और फिर ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ खुशी से ट्रैवल करता है। फिर सब लोग मित्सुई के पिता के गांव पहुंचते हैं। 2 साल 126 दिनों के बाद भी वहां पर लाइट्स नहीं होते, पर तब भी सब लोग काफी एंजॉय करते हैं, खुशी से रहते हैं। और एक दिन अचानक से अलार्म की घंटी बजती है। योशियुकी हैरान होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई थी। सब लोग शॉक्ड होते हैं। फिर सब टोक्यो वापस जाते हैं। पता चलता है कि 2 साल तक इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह सोलर फ्लेयर ऑफ सन थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यह सब हुआ होगा, पर असल रीजन पता नहीं चला। फिर सुजुकी फैमिली को वो फोटो खींचने वाला आदमी उनकी फोटो भेजता है, जिसे देखकर सब खुश होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी ने सबको समझा दिया कि एक साथ रहना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह फैमिली एक दूसरे की कदर नहीं करती थी। पर कुछ दिन ट्रैवल करते वक्त फाइनली उन्हें वो एहसास हुआ, और यहाँ पर होता है हमारी स्वीट कहानी का स्वीट एंड। क्या आप अपनी फैमिली की कदर करते हैं? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें, और ऐसे कई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।